अच्छा जी, लास्ट क्लास में हमने मैक्सिमल आइडियल किया था और मैक्सिमल आइडियल की डेफिनेशन देखी थी। अब उसके बाद उससे कुछ इससे रिलेटेड कुछ रिजल्ट्स हैं, उनको देखते हैं। तो मैक्सिमल आइडियल से रिलेटेड पहला थ्योरम हम देख रहे हैं। लेट डी बी एन इंटीग्रल डोमेन let A belongs to D, B such that A is not equal to 0 and A is not a unit in D, then ideal generated by A is maximal in D, maximal ideal of D implies A is irreducible. यानी किसी भी इंटीग्रल डोमेन में अगर कोई आइडियल मैक्सिमल है तो उसका मतलब ये होगा कि वो जो जनरेटर है जिससे वो आइडियल जनरेट हो रहा है वो मैक्सिमल आइडियल होगा। ठीक है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इसका कन्वर्स भी ट्रू होगा। यानी कि हम अगर ये कहें कि अगर ए रिड्यूसिबल है तो फिर उससे जनरेट होने वाला आइडियल मैक्सिमल होगा किसी इंटीग्रल डोमेन में, ऐसा जो है वो ट्रू नहीं है इन जनरल। ठीक है, ऑल्दो आपने एक थ्योरम पढ़ा होगा, लेकिन वो थ्योरम दरअसल है पीआईडी के लिए। पीआईडी अगर आ जाए हमारे पास तो फिर ये जो इम्प्लाइज है, ये डबल साइड इम्प्लीकेशन जो है वो बन जाती है। तो अभी अगर जो है, अगर हम ये देखें कि ये इंटीग्रल डोमेन है, तो अगर ये इंटीग्रल डोमेन है तो ऐसी सूरत में जो ए से जनरेट होने वाला आइडियल अगर मैक्सिमल होगा तो फिर वो ए इरेड्यूसिबल होगा, लेकिन इसका कन्वर्स ट्रू नहीं होगा। इसको हम देख भी लेंगे। तो पहले इसका प्रूफ देख लेते हैं। हमने सपोज कर लिया कि सपोज दैट ए इज नॉट irreducible, not an irreducible एलिमेंट ऑफ डी। हमने सपोज कर लिया कि ए जो है वो इरेड्यूसिबल एलिमेंट ऑफ डी है, देन एज, और ये हमें पता है कि ए क्या चीज़ है, ए नॉन जीरो है, नॉन यूनिट, एज जीरो इज नॉट इक्वल टू ए बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग टू। ठीक है, सो अगर ये ज़ीरो भी नहीं है और नॉन यूनिट है और ये इरेड्यूसिबल भी नहीं है, देन इट मस्ट बी रिड्यूसिबल। तो इसका मतलब है कि वो लाजमी रिड्यूसिबल होगा। अच्छा, एक दूसरी बात ये आपके जहन में आ सकती है कि अगर ये इरिड्यूसिबल हमने सपोज कर लिया कि रिड्यूसिबल नहीं है तो लाजमी रिड्यूसिबल होगा, लेकिन फिर हम ये भी देखते हैं कि वो ज़ीरो या फिर नॉन यूनिट होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यूनिट अगर है यानी जिसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकलता है, या फिर जो ज़ीरो है, तो फिर उसके लिए हम रिड्यूसिबल का कॉन्सेप्ट जो है वो यूज़ नहीं करते हैं। तो इस वजह से हम ये देखते हैं कि एक तो ये कि इरेड्यूसिबल नहीं है, ये हमने एस्यूम कर लिया, और इसके अलावा ये नॉन ज़ीरो है और नॉन यूनिट है, ये गिवन है क्वेश्चन में, और हम ये एस्यूम कर चुके हैं कि ए एक इरेड्यूसिबल नहीं है।
और अगर ये इरेड्यूसिबल नहीं है और नॉन ज़ीरो नॉन यूनिट है, और तो इसका मतलब है कि रिड्यूसिबल है, तो इसका मतलब है कि इसके फैक्टर हो सकते हैं। ठीक है, तो हमने लिखा देन A इज इक्वल टू बी सी फॉर सम बी सी बिलोंग टू डी। ए जो है इसकी फैक्टराइजेशन हो जाएगी जो कि बी सी के बराबर होगी फॉर सम बी एंड सी बिलोंग्स टू डी, वेयर 0 is not equal to B, C and they don't belong to यूनिट्स ऑफ डी। यानी कि बी और सी ना तो ज़ीरो है ना यूनिट है, क्योंकि इंटीग्रल डोमेन है तो हम यहाँ पर इस वजह से पर्टिकुलरली बताएंगे कि नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स हम ले रहे हैं यहाँ पे, ताकि प्रोडक्ट जो है वो ज़ीरो ना हो। तो ए बराबर है बी सी के, और हमने कह दिया कि बी सी जो है डी के एलिमेंट्स है, नॉन यूनिट है। सो अब हमें ये बात पता है कि ए बराबर है बी सी के। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो है वो ए से जनरेट होने वाला जो आइडियल है वो सबसेट हो जाएगा बी से जनरेट होने वाले आइडियल के, क्योंकि ए बराबर है बी सी के। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए इज एन एलिमेंट दैट इज मल्टीपल ऑफ बी। तो अगर ए जो है वो बी का मल्टीपल है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए जो है वो इसका एलिमेंट है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ये कह रहे हैं कि ए इज इक्वल टू बी सी, सो दिस इम्प्लाइज ए बिलोंग्स टू आइडियल जनरेटेड बाय बी, तो इसका मतलब होगा ए इसका एलिमेंट है, जबकि ए जो है वो इसका एलिमेंट था। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आइडियल इस आइडियल का सबसेट है, और ये सबसेट है, और ये आपके पास जो है इंटीग्रल डोमेन डी का सबसेट है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम इस ए को इरेड्यूसिबल नहीं ले रहे हैं तो हमारे पास क्या हो रहा है कि एक प्रॉपर आइडियल आ रहा है ए और डी के दरमियान, जो कि प्रॉपरली कंटेन कर रहा है ए को, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ए हमारे पास ए से जनरेट होने वाला आइडियल मैक्सिमल आइडियल था। ठीक है, सो A is not maximal. So A is not maximal. Maximal ideal, which is contradict the given fact that A is maximal. ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 10 A is maximal ideal implies A is irreducible. अब इसके बाद देखते हैं इसका कन्वर्स जो है वो ट्रू नहीं है। अब इसके बाद एक इसका देख लेते हैं कि इसका कन्वर्स जो है वो ट्रू नहीं होता। ठीक है, यानी कि अगर हम एक इरेड्यूसिबल एलिमेंट ले रहे हैं एक इंटीग्रल डोमेन में, और फिर ये कह रहे हैं कि ये वो जो इरेड्यूसिबल एलिमेंट है क्या वो मैक्सिमल आइडियल बनाएगा, तो हम ये देखते हैं कि एक्स क्लियरली नज़र आ रहा है इज एन irreducible irreducible element
ऑफ ZX। ठीक है, ये जो इंटीग्रल डोमेन है ZX, इसका ये इररिड्यूसिबल एलिमेंट है, इसलिए इसकी फैक्टराइजेशन नहीं होगी ZX में। ठीक है, अब जो है ये हम देखते हैं कि ये मैक्सिमल नहीं है, यानी मैक्सिमल हो तो वो रिड्यूसिबल होता है, लेकिन इररिड्यूसिबल एलिमेंट हो तो ज़रूरी नहीं है कि वो मैक्सिमल हो। ठीक है, क्योंकि एक और आइडियल उसको प्रॉपरली कंटेन करता है, जैसे कि ये x है और इसको प्रॉपरली कंटेन करने वाला आइडियल 2x। हम ये वाला आइडियल 2, x ये भी देख चुके हैं पुराने लेक्चर्स में, इसकी डिटेल है कि ये आइडियल जो है वो होता है कि जिसमें जो इक्वेशन है, यानी वो जो उसका जो मॉड्यूलो है वो 0 मॉड्यूलो 2 होता है, जितने पॉलिनोमियल्स होते हैं जब उनमें 0 रखा जाता है तो रिजल्ट जो है वो 0 मॉड्यूलो 2 आता है। तो ये आइडियल इसको प्रॉपरली कंटेन करेगा, तो इसका मतलब है कि ये इज, यानी x से जनरेट होने वाला आइडियल इज नॉट मैक्सिमल, बट x is irreducible, irreducible in ZX। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप ये नहीं कह सकते कि अगर x इज irreducible, यानी एक या एनी एलिमेंट a इज irreducible, तो फिर आप ये कहते हैं कि उससे जनरेट होने वाला आइडियल मैक्सिमल होगा। लेकिन ऐसा होता है, आपने पहले पढ़ा होगा कि ऐसा होता है, लेकिन वो कब होता है? वो उस वक्त होता है कि, क्योंकि देखें यहाँ पे मसला क्या है कि यहाँ पे हमने क्या कर दिया, दो एलिमेंट ले लिए, लेकिन अगर ये हमारे पास प्रिंसिपल आइडियल डोमेन होती तो ऐसी सूरत में दो एलिमेंट वाला आइडियल ही नहीं बन सकता था और ये मैक्सिमल आइडियल बन जाता। तो ऐसा जो है वो सिर्फ होता है प्रिंसिपल आइडियल डोमेन में, यानी कि अगर एक जो है, अब ये समझ लीजिए कि नेक्स्ट थ्योरम है, थ्योरम 2 कह दीजिए इसे, लेट D बी ए PID यानी प्रिंसिपल आइडियल डोमेन, लेट A belongs to D and A is not equal to 0 and A does not belong to units of D, then अब ये इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है, यानी कि A is a maximal ideal of D if and only if, both साइड implication आ जाएगी, A is irreducible। irreducible in D। तो ये बोथ साइड इम्प्लीकेशन होती है, लेकिन अगर ये क्या होना चाहिए, PID होनी चाहिए। अगर आप देखें इसका प्रूफ, तो इसका प्रूफ का एक पार्ट तो हम पिछले थ्योरम में कर चुके हैं, यानी कि हम अगर ये प्रूव करना चाहें कि A इज़ मैक्सिमल, ये प्रूव करना चाहें A इज़ रिड्यूसिबल इफ़ आइडियल जनरेटेड बाय A इज़ मैक्सिमल, तो जो इंटीग्रल डोमेन के लिए किया है वो PID के लिए करेंगे, क्योंकि हर PID जो है वो इंटीग्रल डोमेन भी होती है, तो वो पार्ट बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे कि पिछला थ्योरम किया है। दूसरा पार्ट जो होगा वो ये होगा कि अगर हम A को इरेड्यूसिबल ले लें तो फिर ये प्रूव कर दें कि इससे जनरेट होने वाला जो आइडियल है वो मैक्सिमल आइडियल है, तो सिर्फ ये बात जो है वो हमें प्रूव करनी होगी इसमें। तो इसका प्रूफ देख लेते हैं। तो हमने सपोज किया कि लेट A बी एन irreducible element, irreducible element of D।
हमने अस्यूम कर लिया है कि ये ए जो है वो इरेड्यूसिबल एलिमेंट ऑफ डी है, जबकि डी एक पीआईडी प्रिंसिपल आइडियल डोमेन है। ठीक है, अब हमें शो ये करना है कि ए से जो जनरेट होने वाला आइडियल है वो मैक्सिमल आइडियल है। तो हमने लिखा सपोज ए इज नॉट मैक्सिमल। हमने अस्यूम कर लिया कि ये मैक्सिमल आइडियल नहीं है। तो अगर ये मैक्सिमल आइडियल नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि देन देयर एग्जिस्ट an ideal I, such that एक आइडियल I होगा जो कि प्रॉपरली A को कंटेन कर रहा होगा, और ये I खुद भी एक प्रॉपर आइडियल होगा। अब हमें पता है कि D जो है वो इंटीग्रल डोमेन है, D प्रिंसिपल आइडियल डोमेन है, तो इसका हर आइडियल प्रिंसिपल होगा। तो इसका मतलब ये होगा कि I जो है ये भी प्रिंसिपल आइडियल होगा, यानी कि एक एलिमेंट से जनरेट होगा। आप ये अस्यूम कर लें कि लेट I इज जनरेटेड बाई एन एलिमेंट बी। तो अगर I जो है वो B से जनरेट हो रहा है फॉर सम B बिलोंग्स टू D, ठीक है, तो आप ये लिख सकते हैं कि देन हेंस आइडियल जनरेटेड बाई A कंटेन्ड इन आइडियल जनरेटेड बाई B, और ये दोनों D में प्रॉपरली कंटेन हो रहे हैं। ठीक है, और हमें ये पता है कि ए जो है वो एक इरेड्यूसिबल एलिमेंट है, लेकिन यहाँ पर हमें पता है कि ये जो आपके पास आइडियल है ये प्रॉपरली इसमें कंटेन हो रहा है। तो इसका मतलब ये होगा कि ए बिलोंग्स टू बी। सो दिस इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू बी टाइम्स सी फॉर सम सी बिलोंग्स टू डी। और क्योंकि ये आपको पता है कि ये आई जो है प्रॉपरली डी में कंटेन हो रहा है, तो इसका मतलब है कि बी यूनिट नहीं हो सकता। ठीक है, सिंस बी इज नॉट ए यूनिट, बी यूनिट नहीं है, एंड सिंस ए इज प्रॉपरली कंटेन्ड इन बी, ये प्रॉपरली कंटेन हो रहा है, तो देन सी इज नॉट ए यूनिट, क्योंकि अगर ये प्रॉपरली कंटेन नहीं होता तो सी यूनिट भी हो सकता था, क्योंकि अगर सी यूनिट हो जाएगा तो ए और बी दोनों एसोसिएट बन जाएंगे, और अगर दोनों एसोसिएट बन गए तो बी और ए दोनों एक ही आइडियल होंगे, क्योंकि आपको पता है कि जिस एलिमेंट से एक आइडियल जनरेट हो रहा उसके एसोसिएट से भी वही आइडियल जनरेट होगा, कोई नया आइडियल नहीं आएगा। तो इसका मतलब है सी इज नॉट ए यूनिट। तो इससे क्या पता चला? इससे ये पता चला कि अगर ये एलिमेंट बी और सी दोनों जो है वो नॉन यूनिट हैं, ठीक है, और डी के एलिमेंट्स हैं, और जाहिर है कि नॉन ज़ीरो की बात कर रहे हैं, ज़ीरो हो गया तो फिर तो सब ट्रिवियल हो जाएगा। तो ऐसी सूरत में क्या होगा? ऐसी सूरत में ये हुआ कि दस ए इज़ रिड्यूसिबल, तो ए रिड्यूसिबल हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो सपोजिशन थी कि ए जो हमने इरेड्यूसिबल लिया था वो रॉन्ग हो जाएगी। तो कब ये रॉन्ग हो रही है? जब ए को मैक्सिमल नहीं ले रहा है। तो इसका मतलब है कि ए मैक्सिमल आइडियल है। ठीक है, तो दिस contradicts the fact that A is irreducible। ठीक है, thus A is मैक्सिमल आइडियल। तो इसका मतलब ये होगा कि A मैक्सिमल आइडियल है।
तो इस तरह से ये प्रूफ कंप्लीट होता है। कुछ चीज़ें जो आपने पहले भी जो है वो पढ़ी होंगी, जो कि अब इसमें जो है वो हम देखेंगे। तो जैसे कि कुछ रिजल्ट्स हैं जो कि मैक्सिमल आइडियल से रिलेटेड है और मैक्सिमल आइडियल और इंटीग्रल डोमेन से रिलेटेड है। जैसे कि ये चीज़ सबको पता है कि अगर हमारे पास डी एक इंटीग्रल डोमेन है, आई मैक्सिमल आइडियल है, तो डी बाई आई इज ए फील्ड if and only if I is maximal। ठीक है, तो जैसे कि इसकी एग्जांपल में आप ये देख सकते हैं कि इसकी एग्जांपल में जो है वो आप देख सकते हैं कि आर एक्स एक इंटीग्रल डोमेन है, और अभी हमने जो लास्ट क्लास में पढ़ा है कि उससे जनरेट होने वाला आइडियल एक्स स्क्वेयर प्लस वन, एक्स स्क्वेयर प्लस वन एक मैक्सिमल आइडियल है, तो ये एक फील्ड होगी। और आपको पता है कि ये फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, या चलें ऐसे कर देते हैं आइसोमॉर्फिक टू कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो ये जो है इसकी एग्जांपल है, और ये इससे पहले भी आपने जाहिर है कि एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा वगैरह में ये रिजल्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये पढ़ा होगा। तो कि अगर आपके पास इसके अलावा इसकी डिटेल अगर आप और मज़ीद पढ़ना चाहें तो मेरे एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा 2 के लेक्चर्स जो है उसमें से आप फाइनाइट फील्ड का के लेक्चर्स देख लीजिएगा। तो फाइनाइट फील्ड के जो लेक्चर्स हैं इसमें इस तरह की एग्जांपल्स और ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो दी हुई हैं, और इस तरह का हो सकता है कि जो है वो कुछ इससे रिलेटेड कुछ प्रूफ्स जो है वो भी आपको मिल जाएं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वो है प्राइम आइडियल। प्राइम आइडियल को किस तरीके से जो है वो डिफाइन करते हैं इसको देख लीजिए। ए प्रॉपर आइडियल पी ऑफ एन इंटीग्रल डोमेन डी is called a prime ideal if AB belong to D and AB belong to P, implies A belongs to P और B belongs to P। ये प्राइम आइडियल की डेफिनेशन है कि अगर आपके पास एक प्रॉपर आइडियल हो, एक इंटीग्रल डोमेन D का, वो प्राइम होगा। ठीक है, अगर एक प्रोडक्ट उस प्राइम आइडियल में मौजूद है, और अगर प्रोडक्ट उस प्राइम आइडियल में मौजूद है, इम्प्लाइज कि वो जिन दो का प्रोडक्ट है उनमें से एटलीस्ट एक उस आइडियल में लाजमी मौजूद हो, तो ऐसी सूरत में वो आइडियल एक प्राइम आइडियल कहलाएगा। ठीक है, अच्छा अब दूसरी चीज़ ये कि मैं आपको एक और चीज़ बता दूं ये इससे रिलेटेड, ये जो ये जो थ्योरम है इसी से रिलेटेड। अच्छा, इसमें आपने अमूमन देखी होगी ना प्राइम फील्ड्स की, जब आप बात करते हैं तो प्राइम फील्ड जो है उसको आप जेड पी कहते हैं, और जेड पी जो है इसके एलिमेंट्स होते हैं 0 1 से p माइनस वन, वेयर p इज प्राइम। इस तरह से जो है वो आप जेड पी जो है वो बताते हैं कि ये प्राइम फील्ड है। इसे एफ पी से भी रिप्रेजेंट करते हैं आप, या ये आप जेड का कोशेंट बाई पी जेड ले रहे होते हैं,
तो आपके पास ये प्राइम फील्ड जो है वो आ जाती है। तो ये प्राइम फील्ड जो है वो एक इंटीग्रल डोमेन भी होती है। बहरहाल ये फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन होगी और ये फाइनाइट फील्ड होगी, यानी ठीक है, यानी कि इसके जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं फाइनाइट होंगे लेकिन प्राइम भी होंगे। जैसे कि इसमें जो फील्ड होगी वो 2 एलिमेंट्स की होगी, यानी Z2 Z3 होगी, 3 एलिमेंट्स की Z5 5 एलिमेंट्स की Z7 फिर Z11 Z13, इस तरह की फील्ड होंगी। लेकिन इसमें जो है 4 एलिमेंट्स की फील्ड नहीं आ रही होंगी आपके पास कोई भी। ठीक है, जैसे 4 एलिमेंट्स हो गए या क्या कहते हैं उसे 8 एलिमेंट्स हो गए या 16 एलिमेंट्स हो गए या 9 एलिमेंट्स हो गए, तो ये जो है वो नहीं है। तो हमारे पास जो है पी स्क्वेयर एलिमेंट्स की फील्ड्स कैसे बनती हैं, यानी पी स्क्वेयर का मतलब 2 स्क्वेयर 2 क्यूब या 3 स्क्वेयर 3 क्यूब, जिन्हें हम गैल्वा फील्ड्स कहते हैं, ये किस तरीके से बनती है। तो ये आप जो है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के जो लेक्चर्स हैं उसमें फाइनाइट फील्ड के ये सारी फाइनाइट फील्ड्स बनेंगी। तो वो फाइनाइट फील्ड कैसे बनेगी आप उसमें देखिएगा। तो वो मेरे ख्याल से इसमें हेल्प भी करेगा जो नंबर 3 का कोर्स हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये आखिर उसी की जो है वो एक्सटेंशंस हैं। तो वो आप उसमें देख लीजिएगा, वो हेल्पफुल होगा। ठीक है, वो मेरे ख्याल से आपको इसी जो है वो चैनल पे मिल जाएगा। इसके बाद जो है वो ये जो प्राइम आइडियल है इसकी डेफिनेशन जो है वो देखते हैं। तो देखिए ये जो आइडियल है आई, इसकी एग्जांपल मैं करा रहा हूँ। इस आइडियल को देखें, आई जो कि जनरेट हो रहा है एक्स स्क्वेयर प्लस 1 से। हमने ये बात की थी यहाँ पर कि आई जो है वो किसका आइडियल है, आर एक्स का आइडियल है। ठीक है, लेकिन अगर हम आर एक्स के बजाय इसको हम कहते हैं कि ये आइडियल है सी एक्स का। सी जो है वो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, ये इसका जो है आइडियल है जो कि एक्स स्क्वेयर प्लस 1 से जो है वो जनरेट हो रहा है। अब हम ये कहेंगे कि ये आइडियल प्राइम नहीं है, ये वाला आइडियल इस सी एक्स में। ठीक है, वो जो आर एक्स था उसमें तो ये प्राइम होगा, लेकिन इसमें सी एक्स में ये आइडियल प्राइम नहीं है। क्यों? क्योंकि हम ये कहते हैं कि इसकी फैक्टराइजेशन सी एक्स में हो जाती है, आर एक्स में नहीं होती। इसकी फैक्टराइजेशन होगी एक्स प्लस माइनस आई, ये दोनों जो है सी एक्स में मौजूद होंगे। अब ये देखिए कि ये एलिमेंट्स एक्स प्लस आई और एक्स माइनस आई, ये एलिमेंट जो है वो ज़ाहिर है कि इनका प्रोडक्ट जो है एक्स स्क्वेयर प्लस 1 है। ये किस में आ रहा है, ये आई में आ रहा है ये प्रोडक्ट। ठीक है ना, बट एक्स प्लस आई ये भी आई में नहीं है एंड एक्स माइनस आई ये भी आई में नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आई इज नॉट प्राइम आइडियल। तो आई जो है वो प्राइम आइडियल नहीं है। ठीक है, ऐसे ही जैसे देखें आप 6 से जनरेट होने वाला आइडियल है और ये 6 से जनरेट होने वाला आइडियल जो है वो Z में कंटेन कर रहा है। Z हमारे पास इंटीग्रल डोमेन है। ठीक है, और अब ये जो 6 है ये प्रोडक्ट है 2 मल्टीप्लाई बाई 3 का, जो कि 6 के बराबर है। और ठीक है, तो ये प्रोडक्ट जो है वो किस में, ये आई में मौजूद है, बट 2 जो है वो भी आई में नहीं है एंड 3 जो है ये भी आई में नहीं है। तो इसका मतलब है कि आई इज नॉट, ये इसको अगर हम आई कह रहे हैं, ये दूसरी एग्जांपल थी, आई इज नॉट प्राइम इन Z।
अब एक और एग्जांपल लेते हैं जो कि प्राइम आइडियल होगा। फॉर एग्जांपल आप ये ले लें, आइडियल जनरेटेड बाय 7, ठीक है, जो कि z का एक प्रॉपर आइडियल है जो कि 7 से जनरेट हो रहा है। अब इसका कोई भी एलिमेंट लेंगे, जो 7 खुद ले लें, तो जाहिर है कि जो भी इसका एलिमेंट लेंगे वो 7 का मल्टीपल होगा। इधर भी कोई एलिमेंट लेते तो वो जाहिर है कि 6 का मल्टीपल होता। कोई बड़ा भी एलिमेंट ले सकते थे, इत्तेफाक से हमने छोटा ही ले लिया। जैसे कि अगर हम जो है 28 भी ले रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये आई का एलिमेंट है, तो 28 को जब प्रोडक्ट में लिखा जाएगा, कोई से भी दो प्रोडक्ट में लिख दें, आप 14 टाइम्स 2 लिख दें या 4 टाइम्स 7 लिख दें, कुछ भी लिख दें, अगर ये 28 जो है ये लिखा जाएगा 4 टाइम्स 7 या ये लिखा जाएगा 2 टाइम्स 14, ठीक है, दोनों सूरतों में ये वाली जो एक जो होगा कोई ना कोई वो आई में मौजूद होगा। जैसे यहाँ 7 मौजूद है और यहाँ पर 14 मौजूद है, ठीक है। तो इस तरह से ये जो आई है ये प्राइम आइडियल होगा। तो आई इज प्राइम आइडियल इन Z। अब जैसे कि उसमें आपने पढ़ा था कि जो है वो, यानी उसका जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट था उसको हमने 1 कह दिया था। इसका जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट है इसको हम 2 कह रहे हैं, और वो ये कि हम ये कह रहे हैं कि A इज, बल्कि ये दूसरा इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, फिर एक इसके बल्कि दो इम्पोर्टेंट रिजल्ट हम जो है वो देखेंगे। A इज प्राइम आइडियल ऑफ D if and only if A is प्राइम इन D, यानी कि जो एलिमेंट D है, A जो एलिमेंट है वो D में प्राइम हो जाए। प्राइम जो हमने शुरू में प्राइम एलिमेंट की डेफिनेशन पढ़ी थी कि रिड्यूसिबल एलिमेंट क्या होता है और प्राइम एलिमेंट क्या होता है। तो अगर ये किसी भी इंटीग्रल डोमेन D के लिए है, फॉर एनी इंटीग्रल डोमेन, फॉर एनी इंटीग्रल डोमेन D, और क्लियरली के जाहिर है कि A जो है वो नॉन यूनिट होगा, नॉन जीरो होगा। फिर तीसरा इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो कि इससे रिलेटेड होगा और वो ये कि D बाई आई इज एन इन, ठीक है, D बाई आई इज एन इंटीग्रल डोमेन if and only if I is prime। आपने ये भी जो है वो पढ़ा होगा थ्योरम, लेकिन शायद एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में इसका प्रूव जो है वो नहीं किया हो। तो इसका प्रूफ जो है वो आप कर सकते हैं। इसका प्रूफ बहुत सारी जगहों पे दिया होता है, यहाँ भी आपको बुक में मिल जाएगा। तो मैं आपके लिए जो है वो इसको छोड़ रहा हूँ, इसका प्रूफ जो है वो आप कर लीजिएगा। इसके अलावा और जो है वो इसमें मज़ीद जो है वो रिज़ल्ट्स हैं, जैसे कि एक थ्योरम है एक और वो थ्योरम ये है कि इसकी नंबरिंग हम कर रहे थे। नंबरिंग क्या होनी चाहिए, हमने 1 2 3 तो उसमें बीच में लिख दिया। चलें इसको नंबर 4 कर देते हैं। तो अगर हमारे पास D इंटीग्रल डोमेन है, लेट D बी एन इंटीग्रल डोमेन। ये भी आपने एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में यकीनन पढ़ा होगा। इंटीग्रल डोमेन लेट आई, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा 2 जो कोर्स होते हैं इस तरह के, उसमें लेट आई, या रिंग थ्योरी का कोई कोर्स अगर आपने पढ़ा हो तो उसमें लेट आई बी एन
sorry, let I be a maximal ideal of D, then I is a prime ideal of D। ठीक है, अगर I जो है वो मैक्सिमल आइडियल ऑफ D है तो I प्राइम होगा। तो इससे मतलब ये भी एक रिजल्ट आपको याद होगा कि आपने पढ़ा था कि एवरी मैक्सिमल आइडियल इज प्राइम आइडियल। ठीक है, ये वो है, लेकिन इसका कन्वर्स ट्रू नहीं होता। यानी कि ये नहीं कह सकते कि एवरी प्राइम आइडियल इज मैक्सिमल। लेकिन ये कब ट्रू हो जाता है? ये उस वक्त ट्रू हो जाता है कि जब ये जो इंटीग्रल डोमेन है इसको चेंज करके आप कर दें पीआईडी, यानी कि प्रिंसिपल आइडियल डोमेन कर दें। ठीक है, तो आप इसको नेक्स्ट रिजल्ट कह सकते हैं कि लेट डी बी ए पीआईडी let I be a proper ideal of D। तो I is maximal if and only if I is prime। यानी कि PID में दोनों ट्रू होते हैं, कन्वर्स भी ट्रू होता है कि अगर आई डी एक PID है तो मैक्सिमल आइडियल और प्राइम आइडियल जो है वो दोनों होते हैं। यानी कोई अगर मैक्सिमल है तो प्राइम भी होगा और प्राइम है तो मैक्सिमल भी होगा। लेकिन इंटीग्रल डोमेन में ऐसा नहीं होता। इंटीग्रल डोमेन में अगर आपके पास जो है वो आइडियल प्राइम है तो इंटीग्रल डोमेन में आइडियल प्राइम है तो ज़रूरी नहीं है कि वो मैक्सिमल हो, लेकिन मैक्सिमल है तो फिर वो प्राइम ज़रूर होगा। ठीक है, अब जो है अब जैसे कि Z एक PID भी है, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन है, तो इस वजह से ये जो आइडियल नज़र आ रहा है, ये जो आपको 7 आइडियल नज़र आया है, 7 से जनरेट होने वाला आइडियल जिसे हम प्राइम कह रहे हैं, ये मैक्सिमल भी होगा। ठीक है, क्योंकि Z जो है वो एक PID है, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन है। X से जनरेट होने वाला आइडियल जो है वो ZX में जो है वो आपको पता है कि प्राइम आइडियल होता है, लेकिन वो मैक्सिमल आइडियल नहीं है, क्योंकि अभी हमने देखा है ये ऊपर एग्जाम्पल भी हमने जो है वो देखी है। ये और आगे ऊपर एग्जाम्पल है, ये रही एग्जाम्पल। ठीक है, एक्स ये वाला जो आइडियल है ये जेड एक्स का, जिसे हम इरिड्यूसिबल एलिमेंट से जनरेट होने वाला आइडियल कह रहे थे, बहरहाल ये मैक्सिमल नहीं था, लेकिन ये प्राइम आइडियल होता है। तो ये प्राइम आइडियल है अगर देखा जाए इसे, लेकिन जो है ये मैक्सिमल आइडियल नहीं है, क्योंकि यहाँ भी नज़र आ रहा है मैक्सिमल आइडियल नहीं है। तो इस तरह से इसको भी एक एग्जाम्पल जो है के तौर पे आप कंसीडर कर सकते हैं। अब इसके बाद देखते हैं हम आइडियल्स के किस तरीके से हम सम्स निकालते हैं और आइडियल के प्रोडक्ट्स होते हैं। ठीक है, एक इंटीग्रल डोमेन है हमारे पास, तो इंटीग्रल डोमेन में आइडियल को ऐड और सब्ट्रैक्ट जो है ऐड किया जा सकता है, और उनके सम्स भी लिए जा सकते हैं और उनके प्रोडक्ट्स भी लिए जा सकते हैं। अच्छा, तो इसको देखते हैं, सम्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ आइडियल। तो सबसे पहले सम ऑफ आइडियल देख लेते हैं। सम ऑफ आइडियल के लिए हम ये अस्यूम करते हैं कि लेट आई एंड जे बी
आइडियल्स ऑफ एन इंटीग्रल डोमेन डी, डी एक इंटीग्रल डोमेन है, ठीक है। अब ये जो इनका सम होगा आई प्लस जे, उसको लिखेंगे कैसे? आई प्लस जे के एलिमेंट्स कैसे होंगे? स्मॉल आई प्लस जे की तरह के, सच दैट आई जो होगा वो आइडियल आई का एलिमेंट होगा एंड जे जो होगा वो आइडियल जे का एलिमेंट होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लिखते हैं कि ये दोनों आइडियल्स का सम है। इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ जो है वो हम सेटिस्फाई कर सकते हैं, यानी कि आइडियल्स का जब हम सम ले रहे हैं तो इनके सम के लिए हम यहाँ पर जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है, यानी कि आई प्लस जे ये बराबर होता है जे प्लस आई के, क्योंकि आपको पता है कि इंटीग्रल डोमेन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन अबेलियन ग्रुप है, तो इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि ये आई और जे जो एलिमेंट्स हैं वो डी के एलिमेंट्स हैं और डी में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, इस वजह से यहाँ भी कम्यूटेटिव आ जाएगी। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होती है, तो इस वजह से जो है यहाँ पर भी ये आ जाएगी आई प्लस जे प्लस के इज इक्वल टू आई प्लस जे प्लस के फॉर आई जे एंड के आइडियल्स ऑफ डी। ये डी के आइडियल्स हैं तीनों। इसके अलावा आई प्लस ज़ीरो, यानी कि एक आइडियल में ज़ीरो से जनरेट होने वाला ट्रिवियल आइडियल ऐड करेंगे तो वही आइडियल आएगा। और चौथी प्रॉपर्टी ये कि अगर किसी आइडियल में वन से जनरेट होने वाला आइडियल ऐड करेंगे तो वो वन से जनरेट होने वाला आइडियल यानी कि उस इंटीग्रल डोमेन डी के बराबर आ जाएगा। आप इंटीग्रल डोमेन डी लिख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप ये कह रहे हैं कि ये प्रिंसिपल आइडियल्स हैं आई एन जे, इफ आई is generated by I and J is generated by small j are principal ideals of D, then तो I प्लस जे से के जो आइडियल होगा वो I कॉमा जे से जनरेट हो रहा होगा, ठीक है। यानी अगर आई और जे प्रिंसिपल आइडियल हो जाए, आई से जनरेट हो रहा हो, जे से जनरेट हो रहा होगा, तो आई प्लस जे जो होगा वो आई कॉमा जे से जनरेट हो रहा होगा। इसी तरीके से हम डिफाइन करते हैं प्रोडक्ट ऑफ आइडियल। प्रोडक्ट ऑफ आइडियल में देख लीजिए, प्रोडक्ट ऑफ आइडियल्स में इसी तरह से आई और जे दोनों आइडियल्स हैं, और जो है वो इसको इस तरह से लिखते हैं कि अगर हमारे पास आई जे ये आइडियल लिख रहे हैं तो इसका एलिमेंट x होगा, x बिलोंग्स टू d का एक ऐसा एलिमेंट होगा कि उसका जो एलिमेंट x जो है वो i और j इनके लीनियर कम्बिनेशंस के तौर पर लिखे, यानी कि ये हो जाएगा i1 j1 टिल ir jr फॉर सम r बिलोंग्स टू n, यानी r जो है वो नेचुरल नंबर में होना चाहिए, ठीक है, यानी ये नॉन ज़ीरो नंबर होगा ये r, ज़ाहिर वन से स्टार्ट आगे तक हो रहे हैं तो नॉन ज़ीरो आएगा, एंड i1 से ir ये सारे i के एलिमेंट्स होंगे, एंड
J1 से JR ये सारे J के एलिमेंट्स होंगे। तो इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं जो है प्रोडक्ट ऑफ आइडियल्स। ठीक है, यानी कि जितने पॉसिबल फाइनाइट सम्स होते हैं तो सारे पॉसिबल जो है फाइनाइट सम को हम जो है वो यहाँ पर ले रहे होते हैं। अगर इसी तरह से वही जो चार प्रॉपर्टीज अगर आप देखें कि तीन अगर हमारे पास आइडियल्स हैं, आई जे बराबर होता है जे आई के, सेकंड आई जे टाइम्स के ये बराबर होता है आई जे के, तीसरा जो है वो ये होता है कि आई को मल्टीप्लाई करें ज़ीरो से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे ज़ाहिर है कि ज़ीरो वाले एलिमेंट्स आएंगे तो ये ज़ीरो से ट्रिवियल हो जाएगा। और फोर्थ प्रॉपर्टी कि जब आई को वन से जनरेट होने वाले आइडियल से मल्टीप्लाई करेंगे तो वन से मल्टीप्लाई करते रहेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो वो एक ही रहेगा, यानी कि वो आई ही रहेगा। और अगर आई और जे, इफ़ आई इज़ जनरेटेड बाई आई, जैसे कि उससे पहले लिखा था उसी तरह से लिख रहा हूँ, आई इज़ जनरेटेड बाई आई एंड जे is generated by small j are principal ideals, then तो ऐसी सूरत में ये जो प्रोडक्ट है ये जनरेट हो रहा होगा i टाइम्स j से, तो इस तरह से जनरेट हो रहा होगा। ठीक, तो अब इसके बाद हमारे पास जो है ये इसमें क्योंकि अगर प्रोडक्ट और मल्टीप्लिकेशन दोनों आ रही हो तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज़ कर सकते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यहाँ पे ये होता है कि आई प्लस जे टाइम्स के, तो ये होता है आई के प्लस जे के, और डिफाइन उसी तरह से होते हैं जैसे कि हमने ऊपर जो है डिफाइन किए हुए हैं। तो ये देख लेते हैं एक एग्जाम्पल। जैसे अगर हमारे पास m और n इंटीजर्स हैं, ठीक है, और दोनों जो है वो जैसे कि ज़ीरो नहीं है, हम d जो है वो लेते हैं, लेट d इज़ ए GCD ऑफ m एंड n। d जो है वो m और n का GCD है, ठीक है ना। तो और m और n इंटीजर्स हैं, तो जो आइडियल जनरेटेड बाई m प्लस आइडियल जनरेटेड बाई n ये वही होगा जो आइडियल जनरेटेड बाई d हो जाएगा, यानी कि उन दोनों के GCD से जनरेट होने वाला आइडियल जो है वो सेम हो जाएगा। इस एग्जाम्पल को यानी कि अगर हम इसमें क्लेम कर रहे हैं कि ये ऐसा होगा तो इसका मतलब है कि हम ये कह रहे हैं कि ये दो सेट्स इक्वल होंगे, और अगर हम ये कह रहे हैं कि दोनों सेट्स इक्वल हैं तो जो है हमें ये शो करना होगा कि ये सेट इस सेट के इक्वल है, तो पहले इस सेट को इस सेट के सबसेट शो करना होगा, फिर दूसरे वाले सेट को पहले वाले का सबसेट शो करना होगा। तो इस तरह से ये प्रूव हो जाएगा कि ये दोनों जो है वो एक दूसरे के इक्वल हैं। तो ये ऐसा करते हैं कि इस एग्जाम्पल का प्रूफ जो है यानी कि ये कैसे दोनों इक्वल हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में इसका प्रूफ पढ़ेंगे। और इसके अलावा हम ये करेंगे कि जो एक एक रिज़ल्ट है इसका इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट है जो कि प्राइम आइडियल से रिलेटेड है वो देख लेंगे, और फिर कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं। मैं सोच रहा हूँ कि वैसे तो आपको अशर करा ही देंगे, लेकिन मैं भी एक दो क्वेश्चंस करा दूंगा, फिर आप बता दीजिएगा अशर को वो वाले क्वेश्चंस ना कराएं। ठीक है, तो इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट क्लास में इसे जो है वो देखेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।